जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग फोरम की सीरीज तैयारी बोर्ड एग्जाम की। आज हम लोग लेकर के आए हैं फिर से क्वेश्चंस जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कॉम्बिनेशन, इन सब पर डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मच टाइम विल द बल्ब ऑफ 100 वॉट कंज्यूम्स एन एनर्जी ऑफ 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करने के लिए 100 वॉट बल्ब को कितना टाइम लगेगा? तो पावर, एनर्जी, टाइम का कोई रिलेशन है? बोले हाँ, एक रिलेशन तो था। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो हमको क्या दिया गया है? एनर्जी और पावर। एनर्जी दिया हुआ है किलोवाट में और टाइम दिया हुआ है आर में। तो हमको जो पावर दिया हुआ बल्ब का वो दिया वाट में। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि हम टाइम को आर में निकालना है, इसको किलोवाट में चेंज कर ले। सेकंड में निकालना है तो इसको वाट में रहने देते हैं, इसको जूल में कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं इसको कि किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, काम आसान रहेगा। एनर्जी कितना कंज्यूम करना है आपको? 2 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय बल्ब कितना दिया? 100 वॉट। किलोवाट में लिखे तो क्या हो जाएगा भैया? 0.1 किलोवाट। तो किलोवाट से किलोवाट कैंसिल, टाइम कितना मिल गया? 20 आवर। तो 100 वॉट वाला जो बल्ब है उसे आप 20 आवर्स तक अगर यूज करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो या जो आपका एनर्जी कंज्यूम्ड है वो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट या 2 किलोवाट आवर। An electric heater is rated at 2 किलोवाट। उसका रेटिंग है, पावर रेटिंग है 2 किलोवाट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इन ईच यूनिट कॉस्ट। ठीक, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज है। चलो तो हम देख लेते हैं। पहले हमको जो दिया हुआ है वो पावर है, वो कितना है? 2 किलोवाट। कितना देर यूज करना है? टाइम कह रहा है 2 आवर्स अ डे। डेली कितना करना है? 2 आवर। तो हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? बोले पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना दिया हुआ है? 2 किलोवाट इनटू टाइम कितना है? 2 आवर। तो ये कितना हो गया? 4 किलोवाट आवर। कितना हो गया? 4 किलोवाट आवर हो गया। मतलब एक दिन में जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कितना है? 4 किलोवाट, या कह लीजिए कि 4 यूनिट पर डे। अब हमको किसके लिए निकालना है? सितंबर। तो सितंबर कितने दिन का होता है? 30। तो हम निकाल लेते हैं एनर्जी consumed in the month of नवंबर। नवंबर मंथ के लिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो देखा जाए भैया, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बात देखते हैं। तो पर डे कितना है? 4। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 120 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ठीक, अब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 4 रुपीज। तो टोटल जो आपको यूनिट बिजली का बिल आएगा वो पता करना है। तो हमको पता करना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 120 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज। ठीक, 120 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज। ठीक, तो ये कितना मिल गया? 480 रुपीज। तो योर इलेक्ट्रिक बिल इज 480 रुपीज। योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 480 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कितना रहेगा? 480 रुपीज होगा। In an electric circuit, 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm, 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm
connected in series to a 6 volt battery. Find the heat dissipated by the 4 ohm रजिस्टर इन 5 सेकेंड। कह रहा है कि जो 4 ओम वाला रजिस्टर है वो कितना हीट देगा ये बताइए। तो यहां पर हम लोग देखें कि हमने पहले सर्किट बनाना है। सर्किट ड्रॉ कर लीजिए पहले। एक कह रहा है रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरा 4 ओम है। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम। कनेक्टेड टू अ सीरीज, सीरीज में है और किसके साथ कनेक्ट किया गया है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो कह रहा है आपको ये बात बतानी है कि ये जो है ये कितना हीट 5 सेकंड में जनरेट करेगा। तो बोले सबसे पहले तो हम ये बात पता कर लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो 4 और 2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो ये क्या हो गया 4 + 2 मतलब नेट रेजिस्टेंस 6 ओम। तो करंट क्या होता है? V/R। तो 6/6 कितना मिल गया भैया? 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा? बोले यहाँ पे करंट फ्लो करेगा कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो बोले 1 एम्पियर यहाँ इसके पास भी करेगा। तो हमको इसी का हीट जानना है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? हीट डिसिपेटेड बाई कितना है? 4। तो I² RT। करंट कितना है? 1 का स्क्वायर। R कितना है? 4। ये कितना है? 5। कितना मिल गया आपको? 20 जूल। ठीक, टोटल कितना मिल गया? 20 जूल मिल गया आपको। तो हीट हमको कितना मिलेगा? 20 जूल हीट ये डिसिपेट करेगा। राइट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या कहता है? ये जो फार्मूला पीछे हम लोगों ने लिखा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट टू टाइम फॉर विच सर्किट इज ऑन। पूरा मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। H = I² RT। अभी जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, फिर उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। 2 लैंप्स, one rated 100 watt 220 volt and other is 60 watt 220 volt are connected in parallel electric main supply. Find the current drawn by 2 bulbs from the line. कह रहा है कि सप्लाई सेम है। अब आप बताइए, तो हम करंट क्या लिख सकते हैं? तो बोले हमको पता है इसके बारे में, पावर इज क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमको क्या बात दिया गया है यहाँ पर पावर के लिए? तो बोले पावर दिया गया है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के लिए हम इसको एक और इक्वेशन में लिख सकते हैं पावर को। पावर इज इक्वल्स टू, हम लोग ये भी लिखा करते थे, V × I। अब हमको पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है। तो यहां से करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P/V। तो पावर कितना है भैया? 100 और पोटेंशियल कितना है? 220। ठीक है, दूसरे के लिए देखा जाए तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, I = P/V। उसका पावर कितना है? 60। पोटेंशियल कितना मिलेगा? उनको भी 220। ठीक, तो ये भी आपको मिल गया। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना मिल गया आपको? 3/11। सिमिलरली इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, यहाँ पे क्या मिला? 5/11। तो 5/11 ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ये कम करंट ड्रॉ करेगा। ये आपको मिल गया कि कौन कितना करंट ड्रॉ करेगा, 60 वाट वाला या 100 वाट वाला। 100 वाट वाला ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है सेम पोटेंशियल पे। The potential difference between two terminals of electric iron is 220 volt। मतलब 220 वोल्ट इसको पोटेंशियल दिया गया। तो ये कितना मिल गया भैया? 220 वोल्ट। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट इज 5 एम्पियर। करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस और पावर। बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। कैसे? बोले R = V/I। तो 220/5। ठीक, तो 220 को 5 से कैंसिल, क्या मिलेगा? 44 ओम का रेजिस्टेंस है। मिल गया। अब क्या चाहिए? बोले पावर। पावर का फॉर्मूला अभी जो लगाया था जस्ट यही वाला फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू V × I। पावर इज इक्वल्स टू V × I। तो V कितना दिया हुआ है? 220।
220 इंटू 5, 220 मल्टीप्लाइड बाय 5, 0 0 कितना मिल गया भैया हमको 1100 वॉट। इसका जो पावर होगा वो कितना है 1100 वॉट, या आप इसको अगर किलोवाट में लिखना चाहेंगे, हालांकि ऐसा यूनिट यही है, किलोवाट में 1.1 किलोवाट। मेन आंसर आप इसको जरूर लिखिएगा। ठीक, ये मिल गया इसका पावर। दो पार्ट पूछा गया था आपसे, रेजिस्टेंस पूछा था वो सॉल्व हो गया, वॉट पावर यहाँ सॉल्व कर दिया गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर है। चलो आगे देखें। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। कह रहा वो फैक्टर बताइए जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कब? शेप ऑफ अ वायर, कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक शेप है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया गया है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, दैट आर 4। पहला लेंथ कह रहा है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि वो किस मटेरियल से बना है, और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? शेप फिक्स हो गया। शेप फिक्स होने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो जाएगा, तो बाकी तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। Why are metals are good conductors of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity? Reason, बोले इनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को कैरी करा देते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर जाता है। Third, why are alloys commonly used in electric heating devices? Because heating devices की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हीटिंग डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। आसानी से मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होनी चाहिए। तो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कैसा? इस वजह से ये किसके पास है? एलॉय के पास। दैट्स व्हाई एलॉयज आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट, यू हैव टू इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग रेटिंग 40 watt, 220 and 60 watt, 220. Which one of the two has higher resistance? कह रहा है इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बताइए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हम सॉल्व कर देते हैं, अपने आप आंसर आपको दिख जाएगा। इफ दीज टू लैंप्स आर कनेक्टेड इन सोर्स ऑफ 220, विच विल ग्रो ब्राइटर? कौन ज्यादा एनर्जी लेगा, ये बात भी हम लोग निकाल लेंगे यहां पर। तो चलो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन वी। कितना मिल गया आपको? 40 अपॉन 220। ये किसके लिए? 40 वॉट के लिए। ठीक, इसको कैंसिल कर दिया। 2/11 कितना मिल गया? 2/11 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस भी आपको क्या मिल जाएगा? V अपॉन आई। तो 220 बाई, ठीक, कितना मिल जाएगा? 220 अपॉन 2/11। तो इसको कैंसिल कर दो, 110। तो कितना मिल जाएगा? 121 ओम। इतना रेजिस्टेंस इसका है 40 वाट वाले का। ठीक, अब कह रहा दूसरा वाले के लिए देखें, तो उसके लिए भी यही लगाएंगे। दूसरे वाले के लिए आई इज इक्वल्स टू क्या लगा देंगे? P अपॉन वी। तो पावर कितना दिया दूसरे का? 60 अपॉन 220। ये वाले से ये कैंसिल हो गया, 3/11 मिल गया। इसका आप पहले निकाले भी हैं जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 3/11 एम्पियर इसका करंट हो गया। अब जब करंट 3/11 है तो हमको पोटेंशियल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे आसानी से 60 वाले का। पोटेंशियल कितना है? 220। करंट कितना है? 3/11। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि 2/3
ये 2/3 और ये 11 को मल्टीप्लाई कर देता तो ये सेम वैल्यू मिल जाएगा 1210, ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब क्या चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट कैंसर। इफ these two lamps are connected in source of 220 volt which will glow brighter and why, कह रहा इन दोनों को अगर हम कैसे लगा देते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, मतलब दोनों को डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, तो कौन किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो ये बात आप यहां से देख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT लगा करके। ठीक, तो यहां पर देखो कि करंट किसका ज्यादा है, तो बोले करंट हमको दिख रहा इसका ज्यादा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है भैया, बोले रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस आपको मिला है 1210 और वो कितना मिला है, उसका 2/3, मतलब इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम है। तो यहां से हम ये बात देख सकते हैं कि पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कौन अच्छा ग्लो करेगा, तो बोले करंट इसका ज्यादा है तो ये अच्छा ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, बल्ब किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, तो 60 वाले के लिए निकाल लीजिए 3/11 इंटू 3/11 इंटू R की वैल्यू कितनी मिल गई है 2/3, 1210। ठीक, टाइम कुछ भी, किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं हम T में। इसके हीट की बात कर लें, H इज इक्वल्स टू, इसका करंट कितना है 2/11 इंटू 2/11 आई स्क्वायर RT लगाना है। R कितना है भैया 1210 इंटू T। आप कंपेयर कर लीजिए, ये कितना है H 40 वॉट के लिए, ये 60 वॉट के लिए। ठीक, अब देखो जो कैंसिल हो सकता है उसको कर दीजिए, जो नहीं हो सकता उसको नहीं करते हैं। ठीक, अब जैसे देखो यहां पर जो कैंसिल हो सकता है 11 से ये कैंसिल कर दो, ये मिल जाएगा 110, फिर इसको 11 से कैंसिल कर दो, यहां सिर्फ 10 बच जाएगा। तो आपको H40 क्या मिल गया भैया 40T मिल गया, 40T मिल गया। कितना मिल गया 40T मिला आपको। इधर वाले में ऐसे ही देखें तो भैया ये 11 से ये 11, ये वाला कैंसिल कर दिए, यहाँ 10 मिल गया। ठीक है, ये वाले 3 से ये कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ क्या मिल गया H60 में क्या मिल गया भैया 60T मिल गया। तो ज्यादा हीट कौन जनरेट करेगा, ये जनरेट करने वाला है, तो जो ज्यादा हीट जनरेट करेगा उसकी ग्लो ज्यादा होगी। इसका मतलब 60 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। इसी वजह से सिमिलर कैपेसिटी के जो दो बल्ब हैं उसमें हम बोले हमको ज्यादा लाइट चाहिए तो हम क्या करते हैं, बोले 100 वाट का बल्ब से ज्यादा लाइट चाहिए 200 वाट का बल्ब लगाते हैं, और ज्यादा लाइट चाहिए 500 वाट का लगाते हैं। तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी वो पैरेलली कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन पैरेलल में उसका जो ग्लो है वो अधिक होगा। The value of current flowing through a given resistor of resistance R, for मतलब R यहाँ पर फिक्स है, for the corresponding values of potential difference across resistor are given below. Plot the graph between current I and potential difference V and determine the resistance. अब देखो कि यहां पर क्या ये रेजिस्टेंस और करंट सेम रेशियो में चल रहा है, तो हम इसका रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन I, तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको 5 ओम। दूसरे के लिए देखो तो क्या मिलेगा भैया, इसके लिए बोले 1 अपॉन 0.2 5 ओम, 1.5 अपॉन 3 फिर 5 ओम, इसमें भी 5, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो सब में हमको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है भैया 5 ओम। V अपॉन I कर दिया, लिखा ही था, डिवाइड करते चले जाइए, हर जगह आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट मिल रहा, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ये। इसका मतलब इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है बेटा, एक एक्सिस पे आप ये वैल्यू लिखते चले जाइए, एक पे लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे लिख लिया 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5। सिमिलरली इधर चलेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3 जैसा चलेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, यहां तक चलेंगे हम लोग।
अब देखें कि इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा अनइवन लग रही होगी कि सर यहाँ पर 3.5 और तो बोले 0.7 भी तो मिसिंग है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, तो बोले वो सिमिलर रेशियो में आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ 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 ये मिलता गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, यहाँ पर एक ग्राफ मिल जाएगा इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हुआ। ये क्या हो गया आपका ओमिक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने क्या प्लॉट कर दिया, वी आई ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड एज 1500 watt 250 volt is connected to a 250 volt line, means solve the electric current drawn by it। तो फिर वही आसान सा फॉर्मूला लगा दो भैया, P is equals to V into I, तो I is equals to P upon V। तो पावर कितना है, पावर 1500 वॉट अपॉन पोटेंशियल जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कितना है बेटा, पोटेंशियल 250, इसको यहां से कैंसिल कर दिया तो 25 6 आ जाएगा। तो हमने कितना करंट फ्लो करना है भैया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, कितना करंट फ्लो कर गया, 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आवर्स, टोटल 50 घंटे में ये कितना करंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा ये, तो हमको पावर पता है भैया, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, तो पावर कितना है 1500, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं 1.5 किलोवाट में लिख दे रहे हैं, और कितने आवर तक चलेगा 50, ठीक, तो ये कितना मिल जाएगा, कितना मिल गया भैया, ये मिल जाएगा आपको 75 किलोवाट, क्योंकि ये आर में है, 75 किलोवाट आवर, क्या मिल गया 75 किलोवाट आवर, ये आपको एनर्जी मिल गई। अब कह रहा कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपया, कह रहे 6 रुपए के हिसाब से इनका बिजली का बिल बता दीजिए, तो बिजली का बिल बता दो भैया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, तो 75 यूनिट कॉस्ट कितना है ₹6, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 6 इंटू 75, ये कितना मिल जाएगा भैया, 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना मिल जाएगा, 150 इंटू 3 मतलब 450 मिल जाएगा, 450 रुपीज आपका बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया, 450 रुपीज हमारा बिजली का बिल मिल गया। चलो आगे चलते हैं। अ हीटर कॉइल कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, इफ द हीटर इज प्लग्ड इन फॉर टाइम t such that 1 kg of water at 20 degree attains a temperature of 60, 20 यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, इसको मार्क करिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस और ये है 60 डिग्री सेल्सियस। A heater coil connected to a 200 volt has a resistance of 80 ohm. If the heater is connected to कहाँ पे बोले 1 kg of water at 20 ohm attains to temperature of 60. The power of heater, कह रहा हीटर का पावर बताइए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये निकालेंगे कि हमको 20 से 61 kg वाटर को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले हम एनर्जी निकाल लें, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर कितना होगा ये भी निकालना है, पावर ऑफ हीटर भी निकालना है, वैल्यू ऑफ टाइम कितना टाइम लगेगा ये भी बात पता करनी है। तो चलो पहले निकालते हैं एक चीज की, इसको कितना हीट चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू, हालांकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, ये बोर्ड से लेवल का नहीं है, MC डेल्टा T कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला इसमें लगाया जा रहा है। मास कितना है, बोले मास कितना है इसमें 1 kg, तो 1 kg को हम क्या लिख ले रहे हैं 1000 ग्राम। कैलोरी में हीट हम मान ले रहे हैं 1 कैलोरी। टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 20 से हीट करके 60 तक ले जाना है 40 डिग्री। तो ये कितना मिल गया अपने को, 40,000 कैलोरी हीट लगेगी। अब अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
4.2 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 जूल में हो गया ये। अब इतनी एनर्जी मिलेगी आपको। अब कह रहा है हीटर कॉइल कनेक्टेड, क्या दिया हुआ है आपको, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, पावर चाहिए तो बोले V I निकाल लीजिए। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, V अपॉन R। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, ये कितना दे दिया 80, कैंसिल कर दिया, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2.5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है भैया 2.5। तो इस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पावर ऑफ हीटर क्या मिलेगा, पावर V इंटू आई, तो 200, आई की वैल्यू कितनी है 2.5, ये कितना मिल गया 500 वॉट। कितना पावर मिल गया आपको 500 वॉट, पावर टोटल कितना मिल गया 500 वॉट। फिर कह रहा था हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, जो हीट है वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो बोले हीट हमारा है, ये हमने निकाल लिया 40,000 कैलोरी कह लीजिए, या उसी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में। ये सेकंड का आंसर मिल गया आपको। अब कह रहा है ये टाइम कितना लेगा, कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे टाइम के लिए, तो हमको क्या पता है भैया एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू, बोले पावर और क्या चाहिए हमको, बोले हमको टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या करेंगे भैया एनर्जी अपॉन पावर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा टाइम। एनर्जी कितना है आपके पास 4.2 इंटू 40,000 जूल, पावर कितना है आपके पास 500 जूल पर सेकेंड। अब इसको क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए भैया, 1020 1020। अब क्या बचा 400 को 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 80। ठीक, 80 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 16, ये मिलेगा आपको, इतना सेकंड लगेगा, 336 सेकंड लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा 336 सेकंड। ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब कितना समय लगेगा 336 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर बात, चलो यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown in figure. Each of them dissipated energy and can withstand maximum power of 18 watt without melting. बिना मेल्ट किए हुए ऐसा है। Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं A, B, C, इन सब के जो रेजिस्टेंस है वो 2 ohm है। Each of them dissipated energy can withstand maximum, मतलब 18 वॉट तक की इनका पावर है, उससे ज्यादा होगा तो व्हाट मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स। कह रहा कितना मैक्सिमम हम इसमें फ्लो करा सकते हैं, तो देखो हमको पता है पावर, ठीक है, अब पावर पता है और हमको क्या पता करना है करंट, तो जो भी हम इनको पोटेंशियल देंगे वो बराबर ही देंगे। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है उसको देख लेते हैं पहले। नेट रेजिस्टेंस 2 और 2 पैरेलल कनेक्ट कर दिए गए 1 हो गया, तो नेट हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब पावर में क्या होता है, बोले पावर इज इक्वल्स टू, अब बोले कि पोटेंशियल तो बराबर होगा इनका, तो बोले पोटेंशियल बराबर इन दोनों का तो अलग अलग होगा, तो जो पोटेंशियल यहां यहां, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स। मैक्सिमम करंट फ्लो कराइए, तो बोले जिसमें कि ये ना हो, ये एक जो रेजिस्टेंस है मेल्ट ना हो जाए। तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग V इंटू आई, तो यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, यही है, बोले ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहां पर V स्क्वायर इज इक्वल्स टू P इंटू R लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं। ये कितना है 18, रेजिस्टेंस कितना मिल गया 2, टोटल कितना मिल गया भैया V स्क्वायर इज 36, तो V का मतलब कितना मिल गया 6 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल हमको कितना मिल गया 6 वोल्ट।
तो यहां पर करंट कितना फ्लो करा सकते हैं हम लोग? पोटेंशियल है अगर 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो फिर मैक्सिमम जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा? 6/2, दैट इज 3 एम्पियर। सो द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज कितना फ्लो करेगा भैया? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लर्निंग फोरम के यूट्यूब चैनल पे या दिए गए इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी तरीके की समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।